नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राजनीति में कदम रखने की एक माह के अंदर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सियासत में पूरी तरह से रम गई हैं। झारखंड से लेकर मुंबई और दिल्ली में कई रैलियां करने के बाद वो जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची तो कार्यकर्ताओं के हौसले भी बुलंद हो गए। पति हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल ली है। वो रांची में जेएमएम के दफ्तर पहुंची, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनसे लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा है कि जेएमएम का एक एक सिपाही जनता के बीच जाए और उन्हें बीजेपी की कथनी और करनी से अवगत कराएं। हेमंत जी का जो सपना रहा था, जिसको बीच में बाधित किया गया है, उस चीज को हम उलगुलान के साथ में आगे बढ़ करके पूरे झारखंड राज्य, पूरे देश को बताएंगे कि केंद्र सरकार किस तरीके से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे हेमंत जी को भी जेल में डाला, इन्होंने दिल्ली के केजरीवाल जी को भी जेल में डाला है। तो ये उलगुलान है। एक माह पहले गिरिडीह में जेएमएम के स्थापना समारोह में कल्पना सोरेन ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा था, जिसके बाद से वो लगातार सक्रिय रही। गिरिडीह से लेकर दुमका और साहिबगंज में कई रैलियों को संबोधित किया तो मुंबई और दिल्ली में भी हुई इंडिया गठबंधन की रैली में भाषण देकर जनता के नब्ज टटोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब रांची में 21 अप्रैल को होने जा रही जेएमएम की उल गुलान रैली की सफलता का दारोमदार भी उनके कंधों पर ही है। ये मेरा कहना था कि आप इस रैली को मजबूती के साथ सारे के सारे हमारे गठबंधन के जितने लोग हैं, आज पार्टी के यहाँ पे लोग जितने आए हैं, सभी से यही दरख्वास्त किया कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। झारखंड में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, कल्पना सोरेन जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच जाने और उन्हें एकजुट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। रांची के पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक उसी की कड़ी मानी जा रही है। तो अपने बीच कल्पना सोरेन को पाकर कार्यकर्ताओं के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम के पूर्व प्रेस सलाहकार पिंटू को जान का खतरा है। पिंटू ने ईडी के सामने कई राज खोले हैं, इसलिए उन्हें धमकी दी जा रही है। जवाब में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य सामने आए और अजय आलोक पर जमकर पलटवार किया। धमकियां मिल रही हैं और उसने शिकायत भी की है कि उसके धमकियां मिल रही हैं, वो भागा भागा फिर रहा है। तो हमें लगता है कि प्रदेश सरकार को, और उसने ईडी से भी दरखास्त की है कि उसकी जान को खतरा है, तो प्रदेश सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा उसे मुहैया करवानी चाहिए। उसे कौन धमकी दे रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। अरे ईडी को जब वो अपना एडमिशन दे रहा था, जब वो था, तभी हो रहा था कि इसको जान का खतरा हो रहा है। कैसे नहीं पता है आपको? लेकिन उनको मालूम चल गया। ऐसा झूठा आदमी, वो बोला ईडी के पास जब गया था तब बोल के आया था। आप ईडी के दमाद हैं क्या कि आपको बोला है ईडी? राज्य में हुई कांग्रेस की बैठक में 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ घर घर में जनसंपर्क अभियान तेज करने का फैसला लिया गया। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीट पर गठबंधन की जीत तय है। पूरी टीम ग्राउंड पर तैयारी के साथ में, बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिपरेशंस के साथ में हम 2024 चुनाव को लेकर के आगे जाने के लिए तैयार है। एजेंडा क्लियर है, हमारी मतलब नीति क्लियर है, हमारा सोच क्लियर है और लोगों के इश्यूज क्या हैं जिनकी कांग्रेस नुमाइंदगी करी, वो कांग्रेस मैनिफेस्टो भी तकरीबन सबके पास पहुंच चुका है, जिसको लोगों तक लिया जाएगा। और जो कांग्रेस की गारंटीज, 5 गारंटीज, 5 न्याय गारंटीज जो दी है, उसके तहत जो 25 गारंटीज डिफाइन की गई है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, पसमानदा लोगों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, ये 5 बड़े सेगमेंट डिफाइन किए गए हैं। और उसमें इंडिया गठबंधन पावर में आता है, कांग्रेस पावर में आता है, हम
इन दबे कुशल तबकों के लिए क्या करने जा रहे हैं, वो सारी गारंटीज लोगों के पास है। मेरे ख्याल से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर पलटवार किया है। रांची में उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के सिपाही हैं, उन्हें जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे निभाएंगे। साथ ही उम्मीदवार की घोषणा में देर के आरोप पर उन्होंने कहा कि आखिर बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तैयारी की बात नहीं है, बात है कि मैं पार्टी का वफादार साथी हूं और पार्टी जो भी आदेश निर्देश करेगी उसका अक्षरशः पालन होगा। और ये आपके माध्यम से ये बात आ रही है कि किसी भी लोकसभा के लिए अभी तक मुझे किसी ने नहीं कहा है। जब पार्टी का आदेश निर्देश होगा तो पूरा खुल के आपसे बात करेंगे, इसमें कोई बट क्या है। भाजपा लगातार ये आरोप लगाती रही है कि आप लोग बहुत लेट होते जा रहे हैं। अरे भाजपा के पेट में हमारे लिए दर्द क्यों हो रहा है भाई? उसको तो अपना देखना होगा कि हमारे लिए देखना होगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भविष्यवाणी की है कि कल्पना सोरेन जल्द चंपाई सोरेन को हटाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दुमका में उन्होंने दावा किया कि उनकी पुरानी दोनों भविष्यवाणी की तरह ये भविष्यवाणी भी सच साबित होगी। गांडी उपचुनाव जीतते ही कल्पना सोरेन वर्तमान सीएम चंपाई सोरेन को हटाकर झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाएंगी। झारखंड की सियासत में ये तीसरी बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी करके गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सनसनी मचा दी है। वो यही नहीं रुके, दुमका में मीडिया से यहां तक कह दिया कि साल 2025 आते आते जेएमएम कई टुकड़ों में बढ़ जाएगी। कि जिस दिन गांडे से कल्पना सोरेन जी जीत कर आएंगी, धक्का मारकर जो है वो चंपाई सोरेन को जो है बाहर कर देंगी। कि 2024-25 होते होते झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी, सैंबल अम्बल सब जब्त हो जाएगा। उसी दिशा में जा रहा है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा मथुरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा लोबिन, कम से कम 5-6 भागों में ये पार्टी विभक्त है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की इस बयानबाजी से झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। जैसे ही उनका ये बयान सामने आया, जवाब में जेएमएम की ओर से भी तीर छूटने लगे। जेएमएम की ओर से एक के बाद एक नेता सामने आए और निशिकांत दुबे की भविष्यवाणी को कोरा सपना करार दे दिया। निशिकांत दुबे जी अपना पार्टी को पहले देखे, अपने पार्टी को संभाले। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा एक है और एक रहेगा। हम लोगों का सिर्फ एक ही गुट है, वो माननीय गुरुजी का हम लोग चेला हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी के साथ सभी लोग हैं। कोई गुट नहीं होगा, अलग अलग गुट की बात उनका क्या कहते हैं, उसका दिवा सपना कहिए, वो पूरे होने नहीं जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जेएमएम को लेकर बड़ा दावा किया है, जहां उन्होंने कहा कि बसंत सोरेन आने वाले दिनों में पार्टी छोड़ने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही जेएमएम में 3 फाड़ होने वाली है। बीजेपी सांसद के दावे के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बसंत सोरेन ने कहा कि ये उनकी सोच है, वो बीच बीच में इस तरह की बातें करते रहते हैं। जेएमएम विधायक मथुरा महतो और पार्टी प्रवक्ता योगेंद्र प्रसाद ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता। निशिकांत जी कुछ राय बीच बीच में देते रहते हैं, तो ये उनकी व्यक्तिगत राय है, इसके ऊपर मुझे कुछ। उनका कहना है कि कल्पना सीएम बनेंगी और हेमंत बसंत जी पार्टी छोड़ देंगे। भाई वो मैंने कहा उनकी अपनी सोच है। अरे अब कौन क्या नाम ले रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग प्रचार प्रसार अपना पार्टी का कर रहे हैं, तो उस पर कहाँ आप जा रहे हैं? नहीं, काहे हमला कर रहे हैं पूरे परिवार पर, जेएमएम पर? अब वो काहे कर रहे हैं, उनसे पूछे। हम तो आज तक और पूरा झारखंड जानता था कि दुबे जी सांसद है और जननेता है, एक जनप्रतिनिधि, लेकिन आज आपके माध्यम से पता चला कि वो भविष्यवाणी करते हैं। क्या ज्योतिष विद्या जानते हैं क्या? जो झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 फाड़ में होगा, वो ज्योतिष विद्या जानने लगे हैं। बेहतर होगा कि अब जो राजनेता है, जनसेवक है, जनप्रतिनिधि वहीं रहे, ज्योतिष विद्या जानने का प्रयास न करें। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर साक्षी के पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्याम प्रकाश मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
इस दौरान मौके पर तमाम पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने मंच से साथी 400 पार का नारा भी दोहराया। से ही हम लोग फल फूलेंगे। और ये भी बता दूं, 400 पार कहा है मोदी जी ने? 400 पार ही होगा, एक सीट कम नहीं रहेगी। उस 400 पार में जमशेदपुर से भी जाना चाहिए हमारा सांसद, और एक सिर ये भी गिना जाना चाहिए, ये संकल्प आज स्थापना दिवस के दिन हमको जमशेदपुर में लेना चाहिए। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर रांची में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रांची सांसद और लोकसभा उम्मीदवार संजय सेठ भी शामिल हुए, जहां उन्होंने पार्टी की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि 45 सालों में भारतीय जनता पार्टी काफी आगे बढ़ी है। संजय सेठ ने साथ ही दावा किया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कार्यक्रमों, पार्टी का जनाधार और पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। जब 6 अप्रैल 1980 में रांची में फिंगर टिप्स पे हम सब कार्यकर्ता होते थे और लगातार संघर्ष करने के बाद आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की एक पार्टी है जो एक परिवार है। झारखंड के पलामू लोकसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, जहां बीजेपी सांसद विष्णुदयाल राम पिछले 10 सालों से सीट पर कब्जा जमाए हैं, तो उन्हें टक्कर देने आरजेडी की ओर से ममता भुइयां को उतारा गया है। वहीं ममता भुइयां से खास बातचीत की संवाददाता नीलकमल ने। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राजद से ममता भुइयां जी चुनाव मैदान में है, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत हैं, और हमारे पलामू लोकसभा क्षेत्र की जनता का जो आवाज है, उनकी आवाज बन करके हम आए हैं, और हमारे पीछे उनका आशीर्वाद और उनका प्रोत्साहन है। इस वजह से हम उम्मीद लगा करके आगे बढ़ रहे हैं, और हम अकेले नहीं बढ़ रहे हैं, पूरे पलामू लोकसभा क्षेत्र के जनता हमारे साथ है। इस भरोसे और इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हमेशा से गरीब गुरबा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो हमेशा से दबे कुचले और महिलाओं को प्राथमिकता दिए हैं, और इस बार भी वो वही मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमें भी आशीर्वाद देने का काम किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता का मिजाज इस बार क्या है। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। रांची में तोरपा के पूर्व विधायक पौलुस सोरेन और नक्सली जेठा कश्यप को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 2013 में तोरपा में पुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। बता दें कि पौलुस सोरेन 2 बार जेएमएम के विधायक रह चुके हैं। सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं अदालत ने मामले में ट्रायल फेस कर रही 3 महिला और कृष्ण महतो को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान नक्सली जेठा कश्यप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए थे, वहीं पौलुस सोरेन कोर्ट में सशरीर मौजूद थे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 4 जिले के टीसी, एसपी और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और देवघर जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गर्मी के दौरान अधिकारियों और लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। सीओ सर के साथ में और स्टेट नोडल पुलिस ऑफिसर के साथ में ये 4 जिले के सभी डीओज कम डीसीज और सभी एसपीज और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ में विधि व्यवस्था संबंधी जो तैयारियां हैं उनके साथ में समीक्षा की गई, और अन्य आने वाले दिनों में हम लोग और क्या बेहतर तैयारियां करें इसके संबंध में चर्चा हुआ। अभी यहाँ पर वो थोड़ा सा क्राइम कंट्रोल के बारे में भी ज़्यादा चर्चा हुई थी यहाँ पर इलेक्शन का समय में पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए। साथ साथ में यहाँ पर इलीगल लिक्वर का क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, कुछ ड्रग्स वगैरह का क्या एक्टिविटी चल रही है, उसका भी
पूरा कंट्रोल करके हुए एक पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए संबंध में कितना भी आवश्यक कार्रवाई करती है उसके करवाने के बताया गया था उसमें। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार और झारखंड के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक पलामू के हरिहरगंज में हुई। बैठक में औरंगाबाद डीएम, एसपी और पलामू डीसी, एसपी के साथ पुलिस टीम और दूसरे अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर मंथन हुआ। वहीं अधिकारियों ने हरिहरगंज और महाराजगंज में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च भी किया। बता दें कि औरंगाबाद में 19 अप्रैल को मतदान होना है, इस पर रणनीति बनाई गई। इस दौरान वाहन चेकिंग अभियान पर अधिकारियों का फोकस रहा। कार्यक्रम तैयार किया था और इसके काम का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों में भी, और लोगों में एक शांति का माहौल बनेगा। लोग भयमुक्त होकर के स्वच्छ तरीके से, पारदर्शी तरीके से मतदान करेंगे। और डीसी सर के द्वारा हम लोग यहाँ पे वरीय सारे अधिकारियों के साथ बैठक की और बातचीत की है और हर तरह का जो मदद देना है वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जिस दिन बिहार में इलेक्शन होगा हम लोग इंश्योर करेंगे कि कम्प्लीटली बॉर्डर सीलिंग और बॉर्डर चेकिंग होगी। बोकारो स्टील प्लांट में हुए हादसे से मजदूरों के बीच अफरा तफरी मच गई। दरअसल पाइपलाइन की रिपेयरिंग के दौरान चिंगारी छूटने से धुआं फैल गया। इसके चलते मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। बीएसएल प्रबंधन ने हालात काबू में होने का दावा किया है। ये नजारा है देश के दूसरे सबसे बड़े स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट का। यहाँ गैस पाइपलाइन की रिपेयरिंग हो रही थी, तभी अचानक हॉट स्ट्रिप मिल में गैस का गुब्बार फूट पड़ा। जैसे जैसे गैस रिसाव की रफ्तार तेज होने लगी, वहां काम कर रहे मजदूरों की सांस फूलने लगी, गला जलने लगा। ऐसे में मजदूरों के बीच भगदड़ मच गई और वो जान बचाकर भागने लगे। तो हम लोग से पैदल कोई स्लो जा रहा है, किसी गाड़ी से भाग रहा है, कोई बाइक से भाग रहा है, कोई साइकिल से भाग रहा है। जैसे जैसे अपना भागने के चक्कर में सब अपना भागते, जैसे हम लोग यहाँ 5 सेक्शन तक पहुँचे तो वैसे हमको ये बोलने लगा कि मेरा दम फूल रहा है। हॉट स्टील मिल में ऐसा एक पाइप फट गया, बहुत मोटा पाइप है और पूरा मिक्स गैस पूरा फैल गया एरिया में, तो सबको वहाँ से जल्दी हटाया गया सबको। तो हम लोग सब परेशान है, तो हम लोग सब भागे वहाँ से। बोकारो स्टील प्लांट में मिक्स्ड गैस पाइपलाइन के मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इसी पाइपलाइन से हॉट स्ट्रिप मिल में गैस सप्लाई की जाती है। मेंटेनेंस के समय पाइपलाइन खाली थी, पर जैसे ही कटिंग और वेल्डिंग शुरू हुई, उसकी चिंगारी से पाइपलाइन के अंदर भरी नेपथा और सल्फर जैसे ज्वलनशील पदार्थ में आग लग गई और धुआं फैलने लगा। धुआं देखकर मजदूरों के बीच अफरा तफरी मच गई, पर कोई घायल नहीं हुआ। बीएसएल प्रबंधन ने गैस लीकेज के आरोप से साफ इनकार किया है, पर इस घटना से नाराजगी दिख रही है। उधर जैसे गैस रिसाव हो गया, जब सब भागने लगा हॉट स्टील मिल से, हम बोले कि जल्दी से भागो, गैस फट गया है। स्लो जा रहा है, किसी गाड़ी से भाग रहा है, कोई बाइक से भाग रहा है, कोई साइकिल से भाग रहा है। जैसे जैसे अपना भागने के चक्कर में सब अपना भागते। मतलब गला में दर्द हो रही है। कितने लोग होंगे लगभग, आपको आइडिया बताइए? मेरे आइडिया से लगभग 60-70 लोग हैं यहाँ पे कि प्रभावित हुए हैं। हादसे में घायल कई मजदूरों का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। सबकी हालत अब ठीक है। वहीं बीएसएल प्रबंधन ने हालात को काबू में होने का दावा किया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। गुड्डा में वसंतराय के कोरियाना चेकपोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस के जवान हताश और परेशान हैं, क्योंकि चेकपोस्ट पर मौजूद अधिकारी चिलचिलाती धूप में खुले आसमान में ड्यूटी करने को मजबूर हैं। ये चेकपोस्ट बिहार और झारखंड का बॉर्डर है, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। चेकपोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित कर रहा है, क्योंकि प्रचंड गर्मी में वहां न तो पीने का पानी है, न सिर पर छत। ऐसे में ड्यूटी करें तो करे कैसे? क्या क्या व्यवस्था बोल के है यहाँ? व्यवस्था तो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पानी भी नहीं है, टेंट भी नहीं है, खुले धूप में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा टीम काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं अभी ऑन ड्यूटी पे? हम लोग 2 सिपाही हैं, 2 चौकीदार हैं और हम मजिस्ट्रेट 5। झारखंड को बिहार से जोड़ने वाली चतरा डोभी मार्ग NH-22 का निर्माण कार्य बीते कई सालों से अधूरा पड़ा है, जिसके कारण आए दिन लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। सड़क निर्माण को लेकर कई बार लोग आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क की हालत जर्जर अवस्था में ही है। ग्रामीणों के सड़क निर्माण को पूरा करने की मांग को लेकर डीएफओ दक्षिणी मुकेश कुमार ने बात कही है। चतरा में बाईपास सड़क निर्माण को लेकर तेज गति से काम किया जा रहा है। सर जी, ये जो रोड है NH-22
गया टू चतरा, ये सर जी बहुत बेकार रोड हो चुकी है। हम लोग भी आते हैं सर यूपी से, चतरा, झारखंड, बिहार, यहाँ अपनी जान को हथेली पर रख के आना पड़ता है सर। और जिस कंडीशन में हम लोग चलते हैं वो हम ही लोग जानते हैं सर। गाड़ियों का एक एक पुर्जा हिल जाता है और गाड़ी पर चक्कर मिस्त्री के पास गैरेज में जाती है ये बनने के लिए। गया चतरा मुख्य मार्ग पर हजारों गाड़ी चलता है डेली, और 10 साल से सुनील सिंह सांसद यहाँ हैं। एक रूट मैंने NH 22 को मैंने आज तक बना नहीं पाए हैं और जर्जर स्थिति हो गया है। चतरा के लोग एकदम मैंने है कि चलते नहीं हैं, रेंगते हैं, समझ लीजिए गाड़ी लोग रोड पे चलाता है सर। हमारे सांसद यहाँ सुनील सिंह थे और 10 साल से सांसद यहाँ रहे हैं, फिर भी स्थिति जो है से ठीक ठाक नहीं है रोड का। 10 साल से उनका कार्यकाल जो रहा से हमरा नहीं मतलब पूरे जनता के आवाम के स्थिति से ठीक ठाक नहीं रहा। गड्ढा रोड में है, रोड गड्ढा में है। कर रहे हैं ये जिस हिस्से से गुजरती है वो नोटिफाइड फॉरेस्ट है। नोटिफाइड फॉरेस्ट पर कोई भी जो नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी करने के लिए, गैर वानिकी कार्य करने के लिए जो भारत सरकार के स्तर से उसमें वन भूमि अभियोजन FC एक्ट के अंदर जो है उसमें अप्लाई करके परमिशन लेना पड़ता है। तो वो अभी तक प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ नहीं की। सरहुल ईद और रामनवमी त्योहार को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। तीनों ही पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां शांति समिति के सदस्यों की राय ली गई, तो साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी प्रशासन की ओर से दिए गए। वहीं बैठक को लेकर समिति के सदस्यों का कहना है कि पर्व की तैयारियों को लेकर प्रशासन को पूरा सहयोग दिया जाएगा। लेकिन ये दोनों पर्व लगभग एक दिन में ही है, एकाध दिन रिजर्व है। लेकिन उसमें भी हम लोग का होली के बाद पहला मंगल से रामनवमी महोत्सव भी शुरू हो जाता है। 9 तारीख को फिर मंगलवारी है, उस दिन मुसलमान भाइयों का भी पर्व है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती है, लेकिन श्री महावीर मंडल रांची और जितने महावीर मंडल से जुड़े हुए अखाड़ा हैं, हम लोगों ने इस बात को किया कि सभी का पर्व मने, हमारी जो परंपरा है उसके हिसाब से हम मनाएंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्रशासन का है। खबर हजारीबाग से, जहां एक श्रद्धालु की अनोखी दंडवत यात्रा देखने को मिली है। राजस्थान के रहने वाले हरि सिंह जनकल्याण के लिए दंडवत पैदल यात्रा करते हुए ओडिशा के जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए निकले हैं। अभी तक हरि सिंह ने 4000 में से 3300 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है, जिसमें उन्हें 6 महीने और लगेंगे। बता दें कि अभी तक हरि सिंह ने 16 महीने की यात्रा पूरी कर ली है। बाबा क्या सोच रहे हैं? अब राजस्थान सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, मालियों की चौकी, अमरगढ़। लोग जो है मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं, अन्य वाहन से यात्रा करते हैं, यहाँ तक कि पैदल जाते हैं, तीर्थ स्थल का जो है वो घूमने के लिए जाते हैं। आप जो दंडवत देते ही क्यों जा रहे हैं? बस ऐसे लक्ष्य बनाया कि दर्शन करना है तो ऐसे करना है। तो मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, विश्वनाथ, त्रिलोचन, महादेवा, ये सब दर्शन करते हुए हम जगन्नाथपुरी। कितनी लंबी यह यात्रा होगी, कितनी किलोमीटर की होगी यात्रा? ये अब वैसे तो 4000 किलोमीटर की है जगन्नाथपुरी तक। अभी आप हजारीबाग पहुंचे, कितना किलोमीटर आपने पूरे कर ली है? अभी 3300 किलोमीटर। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।